Good morning class. Welcome back to my channel. Today's topic is nucleus. न्यूक्लियस बेटा जो है जिसको हम केंद्रक कहते हैं, तो ये आपको न्यूक्लियस कैसा दिख रहा है? राउंड शेप का दिख रहा है, गोल बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट इसकी जो लेयर हैं वो डिवाइड होती हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमें डायग्राम समझ में आ जाएगा और इससे हम थ्योरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको डायग्राम समझना है और इसके नेम भी याद करने हैं और आपको थ्योरी अपने आप से ही बनानी है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में आपने सुना होगा कि हर चीज़ की किसी न किसी ने साइंटिस्ट ने खोज की है, डिस्कवरी की है। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की भी किसी न किसी ने खोज की होगी। तो आइए इसको देखते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो न्यूक्लियस है ये कैसे आया, किसने इसको खोजा। तो जो ये न्यूक्लियस है इसको रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोज की थी इसकी। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831। ओके, द न्यूक्लियस कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स इन अ सेल। जो सेल होती हैं जैसे प्लांट सेल हो गई, एनिमल सेल हो गई, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, तो उन सब पे ये कंट्रोल करता है। ठीक है, नॉर्मली अ सेल हैज़ अ सिंगल सेल इन इट्स। नॉर्मली जो सेल्स होते हैं उनमें सब में एक सेल ही पाई जाती है और जितने भी सेल्स लगभग होती है मोस्टली उसमें सब में न्यूक्लियस पाया जाता है, एक्सेप्ट आरबीसीज के अलावा और भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसीज जो रेड ब्लड कार्पसेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ओके, सम सेल्स आर फाउंड विदाउट न्यूक्लियस। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और अब हम आते हैं इस पे डायग्राम पे कि जो ये हमारे पॉइंटेड दिख रहे हैं, हम इनको देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट पॉइंट जैसे दाने के टाइप के दिख रहे हैं, तो इसको हम राइबोसोम कहते हैं। और ये जो लेयर है, ये जो दिख रही है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। आपने प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में पढ़ा होगा। इनमें समय जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ या न्यूक्लियस के अराउंड अबाउट, ठीक है, जो भी इसके चारों तरफ है या जगह जगह पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है। इस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स आपके जो होते हैं स्मूथ होते हैं और एक रफ होते हैं। स्मूथ जो चिकने जिस पे राइबोसोम्स इस पे ना प्रेजेंट हो तो ये क्या होती है, स्मूथ होती है। जिन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो ये खुरदरी होती है जिसको हम रफ राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और रफ होती है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे राइबोसोम्स जो लगे हुए हैं इसलिए क्या होगी, छूने पे खुरदरी लगेगी, तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अगर इस पे ये राइबोसोम्स ना लगे होते तो स्मूथ होती, चिकनी होती है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। तो राइबोसोम्स का ही इसमें खेल है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है अंदर की तरफ ब्लैक स्पॉटेड, ये है न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियस है दूसरा। और ये जो फाइबर दिख रहे हैं हमें, रेसे रेसे दिख रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है यूक्रोमैटिन। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हालो कैविटी दिख रही है, खाली जगह दिख रही है, ये सेंट्रल पोर है, छेद है, माध्यमिक से छेद है। ठीक है, फिर ये जो लेयर होती है न्यूक्लियस की वो डबल लेयर्ड होती है, एक अंदर की तरफ होती है, एक बाहर की तरफ होती है। तो जो अंदर की होगी वो एंडोमेम्ब्रेन कहलाएगी, मतलब आंतरिक लेयर कहलाएगी, स्तर कहलाएगा। फिर एक्सो मेम्ब्रेन है, बाह्य स्तर होता है। फिर ये जो आपको दिख रहा है रिंग लाइक स्ट्रक्चर वो सेंट्रल कवरिंग है। ओके, अब जो स्पॉट दिख रहा है, स्पॉट में कुछ चीज़ें इसके अंदर फिल होती हैं, तो ये जो फिल है वो क्या है, इंटर न्यूक्लियर में क्रोमैटिन है। जो इसके अंदर पाया जा रहा है वो इंटर न्यूक्लियर क्रोमैटिन है। नेक्स्ट ये है पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन। ये जो दिख रहा है ये क्या है, पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन। और ये जो इसके इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है इसका कार्य क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, जो हमने बताया कि ये जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का ब्रेन माना जाता है, क्योंकि जितनी भी सेल्स में जो होती हैं एक्टिविटीज़ होती हैं, फंक्शंस होते हैं, उन पे सब पे ये कंट्रोल करता है।
इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, द न्यूक्लियस इज नोन एज ब्रेन ऑफ सेल एज इट कंट्रोल्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द सेल, क्योंकि ये जो सेल्स में जो वर्किंग करती हैं उन पे सब पे ये कंट्रोल करता है, जो भी सेल्स होती हैं। ओके, इट गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न, और जो सेल डिवीज़न होता है, सेल जो होती हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे जो सेल का डिवीज़न होता है, ठीक है, तो उसमें भी ये हेल्प करती हैं। जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और जो ये क्रोमैटिन पाया जा रहा है इसमें जेनेटिक मटेरियल्स भी पाया जाता है। ओके, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करती हैं, इनहेरिटेंस, जो कैरेक्टर्स हैं उनको ट्रांसफ़र करती हैं। इट मीन्स जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि जो माँ बाप के कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों में भी वही कैरेक्टर्स आते हैं ना, चलना है, दौड़ना है, या कभी बातें करना है, या कभी कभी देखा होगा जैसे माँ बाप के बाल झड़ने लगते हैं तो वैसे ही बेटों के भी झड़ने लगते हैं। तो वो इनहेरिटेंस होता है, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, जो पेरेंट्स से डॉटर सेल में आते हैं, ठीक है, माँ बाप से बच्चों में आते हैं, वो कैरेक्टर्स होते हैं, वो जीनेटिक मटीरियल्स कहलाते हैं। ठीक है, जीनेटिक होते हैं और ये जीन पर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं। ओके, नाउ योर टॉपिक इज़ कंप्लीटेड।